ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने बीजेटी में हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर जो होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, द फंक्शन एमीटर इज टू एमिट द चार्ज कैरियर। सिमिलरली स्टूडेंट, कलेक्टर होता है, द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर। और बेस जो होता है सबसे पतला होता है और सबसे लाइटली डोप्ड होता है। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा ट्रांजिस्टर कितने मोड में काम करता है, एक्टिव मोड क्या है, सैचुरेशन मोड क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन डिवाइस है। इसमें 2 जंक्शन होते हैं, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। इस तरह से इसमें 4 तरह से हम लोग बायसिंग कर सकते हैं। एक तो एमीटर बेस जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर सकते हैं, तो इसको एक्टिव मोड कहते हैं। दूसरा था, अगर एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में हो तो ये सैचुरेशन मोड में चला जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने चारों मोड हम लोगों ने देखा था। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखा था एज एन एम्पलीफायर, और 3 तरह के इसमें करंट गेन होता है, अल्फा, बीटा, गामा। और हम लोगों ने रिलेशन में देखा था अल्फा और बीटा में। और एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जो एमीटर करंट होता है इट इज़ द सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। एमीटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये भी हम लोगों ने देखा। और यहीं से हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होता है आई सी अपॉन आई, बीटा हो जाता है आई सी अपॉन आई बी, और गामा होता है आई ई अपॉन आई बी। वेयर आई जो है हमारा मीटर करंट है, आई सी इज़ द कलेक्टर करंट है, आई बी इज़ द बेस करंट। अब देखिए गामा क्या है। गामा जो है हमारा करंट गेन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो रिलेशन पूछ सकता है अल्फ़ा, बीटा और गामा में। तो स्टूडेंट जो गामा हमारा होता है वो होता है आई अपॉन आई बी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। जो एमीटर करंट होता है इट इज़ द सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। देयरफॉर स्टूडेंट आई बराबर आई सी प्लस आई बी पुट, तो गामा इक्वल टू चूँकि हमारा होता है आई बी अपॉन आई बी। जैसे हम लोग को मालूम है कि गामा जो होता है वो होता है आई अपॉन आई बी। गामा जो हमारा करंट गेन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो कैसे होगा स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप। जैसे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बनाना है तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कलेक्टर को हमको देखो कॉमन लेना, तो कलेक्टर हम नीचे रखेंगे, हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उस पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखिए जिस पर एरो लगा रहता है वो हमारा एमीटर साइड होता है। सो स्टूडेंट देखिए हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो कलेक्टर जिस पे एरो लगा हुआ है ये एमीटर साइड होता है, ठीक है। जहाँ पे एरो लगा रहता है वो एमीटर साइड, ये हमारा हो जाएगा बेस साइड और ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर साइड। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट, क्योंकि ये कलेक्टर है, ठीक है। जिस पे एरो लगा है ये एमीटर होता है, ये बेस हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया। इसी जाओ एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो देखिए एरो ये भी बताता है कि टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हमेशा एरो का डायरेक्शन पी टू एन होता है, पी टू एन, तो पी एन पी, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर हो गया। और एरो का डायरेक्शन इधर है तो एमीटर करंट हमारा इधर होगा। अगर एमीटर करंट अंदर की तरफ है तो आई बी हमारा बाहर की तरफ होगा और आई सी भी हमारा बाहर की तरफ होगा, तभी हमारा आई बराबर आई सी प्लस आई बी होगा। अब देखो करंट गेन अल्फा होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट का। देखो आउटपुट पे जो करंट है स्टूडेंट, आउटपुट हमारा अगर इधर से हम देखें तो हमारा आउटपुट होगा, इधर से अगर हम देखते हैं तो आउटपुट हमारा आई है, और अपॉन इनपुट जो इधर से देखोगे तो इनपुट तुम्हारा है आई बी। तो गामा हमारा होगा आई अपॉन आई बी। तो गामा इक्वल टू स्टूडेंट हमारा होगा आई अपॉन आई बी, और आई बी को लिख सकते हैं आई माइनस आई सी, ठीक है। और इस पूरे इक्वेशन में अगर हम आई से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडिंग कर दें,
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बाई आई, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो गामा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, आई से डिवाइड करो तो ऊपर हो जाएगा 1 और 1 माइनस आई सी अपॉन आई, और आई सी अपॉन आई को लिख सकते हैं अल्फ़ा, यानी गामा इक्वल टू हमारा होगा 1/1 माइनस अल्फ़ा। ये भी हमारा रिलेशन है। और बीटा, चूँकि बीटा इक्वल टू आपका अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता ही है, तो अगर दोनों साइड अगर 1 ऐड करें स्टूडेंट, दोनों साइड ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा, और इधर भी जब ऐड करोगे 1 तो 1/1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और 1/1 माइनस अल्फ़ा होता है गामा, यानी गामा इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस बीटा भी हो गया। इस तरह से हमारा गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा भी हो गया। तो हमने रिलेशन देख लिया अल्फ़ा बीटा गामा। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज़ मेनली यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो मेनली इसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा स्टूडेंट ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में 2 तरह के कैरेक्टर, एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमारा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का हमसे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक मेनली स्टूडेंट 2 तरह के हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व होता है रिलेट द इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो हमको बताता है इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। और सिमिलरली जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिलेट द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। ये 2 चीज़ आपको जानना है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं। समझ में आया? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है रिलेट द इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है स्टूडेंट रिलेट द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कर्व द कंप्लीट स्टैटिक ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी एक्सप्लेन। ट्रांजिस्टर का पूरा ऑपरेशन जो है कंप्लीट स्टैटिक जो ऑपरेशन है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कर्व। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे प्लॉट होता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज हमको मालूम होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होती है इन द केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए ना, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपका इस तरह से होगा, बेस आपका कॉमन होगा और इस तरह से हमारा ये होगा। हम एरो इधर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा हो गया एमीटर, ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया कलेक्टर। एरो का P से N की तरफ होता है, P to N, तो ये हमारा हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। अब देखो इसमें जो इनपुट करंट होगा वो होगा IE, क्योंकि इधर से अगर देखोगे तो इनपुट तुमको दिखेगा E, और इधर से जब देखोगे तो तुमको आउटपुट ये दिखेगा IC। यानी इनपुट करंट है IE, इनपुट करंट है एमीटर करंट और आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट। और अल्फ़ा पढ़े भी हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IE। करंट गेन आपने पढ़ा, अल्फ़ा करंट गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IE। आप ऐसे पढ़ सकते हो अल्फ़ा बीटा गामा, 3 तरह के करंट गेन होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों अलग अलग मोड में होता है। इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। और इसको याद करने के लिए अब कौन किस मोड में है, एक तो कॉमन बेस में है, एक कॉमन एमीटर में है और एक कॉमन कलेक्टर में है। 3 तरह के ट्रांजिस्टर को 3 मोड में काम करा सकते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक होता है कॉमन एमीटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। तो अल्फ़ा बीटा गामा भी तीनों करंट, तो हम लोग देखो लाइन से लिखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा हम लोग को रटा हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा, और नीचे लिख लेना बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज।
तो बी यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। और चूँकि करंट गेन है तो दोनों, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो अगर आउटपुट का मतलब इधर से देखना और इनपुट का मतलब इधर से देखना, तो जब इधर से देखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी तुम्हारी आई सी अपॉन आई। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी आएगा, और गामा आएगा आई अपॉन आई बी। तो आपको इसमें जानना पड़ेगा कि इसमें इनपुट करंट होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनपुट करंट होगा एमिटर करंट, और इनपुट वोल्टेज होगा वी ई बी। यहाँ से जब तुम लगाओगे वोल्टेज तो ये तुम्हारा एमिटर हो गया, नीचे बेस कॉमन हो गया, तो वी ई बी होगा। सिमिलरली आउटपुट करंट तुम्हारा आई सी होगा, और वी सी बी तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज होगा, कलेक्टर से बेस के बीच में जो यहाँ कनेक्ट करोगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिलेट द इनपुट और एमिटर करंट एंड इनपुट और एमिटर टू बेस वोल्टेज, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज मतलब वी सी बी, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कांस्टेंट। सिमिलरली जो तुम्हारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिलेट द आउटपुट करंट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिलेट द आउटपुट और कलेक्टर करंट आई सी एंड आउटपुट और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज वी सी बी, कीपिंग द इनपुट और द एमिटर करंट आई कांस्टेंट। ये तुम्हारा हो गया स्टूडेंट सर्किट में मेन जो तुम्हारा जो इसमें पढ़ना है तुमको, ये पढ़ना है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राफ बना देना, ये जस्ट लाइक पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक जैसे बनता है उसी तरह से है। इसमें हमने इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाया। ये तुम्हारा इनपुट करंट हो गया, ठीक है, इनपुट करंट तुम्हारा होगा आई इनपुट करंट, और इनपुट वोल्टेज होगा वी बी, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। डिफरेंट के लिए देखो हमने इसको प्लॉट किया। एक बार हमने आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट लिया, एक बार हमने 6 वोल्ट लिया, एक बार हमने 12 वोल्ट लिया, ठीक है। तो इन दिस सर्किट द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड, द सीरीज रजिस्टर आरएस is connected to limit the emitter current. The value of voltage VEV may be varied with the help of potentiometer. पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग इमिटर बेस वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। द कलेक्टर वोल्टेज VCB इज वेरिड बाय एडजस्टिंग द पोटेंशियोमीटर R2। तो 2 पोटेंशियोमीटर लगाए हैं जिसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को हम लोग वेरी करा सकते हैं। तो कलेक्टर वोल्टेज जो है हम लोग को डिफरेंट लेना है, डिफरेंट मतलब कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखते हुए, कभी 2 वोल्ट, कभी 4 वोल्ट, कभी 6 वोल्ट, कभी 12 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज जो है कलेक्टर वोल्टेज है उसको हम वेरी करा सकते हैं बाय एडजस्टिंग द पोटेंशियोमीटर R2। और 2 तरह के एमीटर लगे हैं, एक डीसी मिलीमीटर और डीसी वोल्ट मीटर हैव बीन कनेक्टेड बाय इन द एमीटर एंड कलेक्टर टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट। अब जो आपने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को देखकर कुछ पॉइंट्स इसमें बताया है कि बिलो द कट इन और नी वोल्टेज द एमीटर करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो ये जो आपका एमीटर करंट होगा यहाँ पर देखिए छूट गया, यहाँ पे जो एमीटर करंट होगा, तो बिलो द नी वोल्टेज के पहले मतलब इधर, तो वही चीज़ पॉइंट बताया है कि बिलो द, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम ही है पीएन जंक्शन डायोड जब आप लोगों ने पढ़ा था कि बिलो द कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज द एमीटर करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। द वैल्यू ऑफ कट इन वोल्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन एंड द 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, ये ऑलरेडी आपको मालूम ही है। After the knee voltage, the emitter current I increases rapidly with a small increase in the emitter to base voltage VEB। ये आपको मालूम है कि आफ्टर द नी वोल्टेज, जैसे ही नी वोल्टेज बढ़ेगा एमिटर करंट I increases rapidly, एमिटर करंट बढ़ेगा तेज़ी से with a small increase in emitter to base voltage, और with the increase in VCB the curve shift upward और become vertical। जैसे जैसे इसमें देखिए इसमें बता रहा है कि जैसे जैसे आप VCB की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक बार 2 वोल्ट लिया, 6 वोल्ट लिया, 12 वोल्ट लिया, उसी तरह से 14 वोल्ट लेंगे, 18 वोल्ट लेंगे, इस तरह जैसे जैसे आप VCB की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, कर्व शिफ्ट अपवर्ड, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है या कह सकते हैं सीधे वर्टिकल हो जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द वैल्यू ऑफ AC और डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, कर्व के किसी पॉइंट पर हम लोग AC या डायनेमिक रेजिस्टेंस बता सकते हैं। सिंपली रेजिस्टेंस आपको मालूम है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, डेल्टा VEV अपॉन डेल्टा I। तो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस होता है इज़ वेरी स्मॉल, जैसे 25 से 100 ओम के करीब में होता है, 25 to 100 ओम। अब स्टूडेंट तो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, उसको देखिए। तो जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है स्टूडेंट, वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में होगा, कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं हम लोग, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में बनाते हैं, कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट।
अब देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इसमें हमने आउटपुट वोल्टेज लिया है, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया और ये हमारा आउटपुट करंट हो गया। आउटपुट वोल्टेज हमारा होगा VCB और आउटपुट करंट हमारा हो गया IC के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। इनपुट करंट कांस्टेंट मानते हुए इनपुट करंट कभी I बराबर 0 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। इसमें 3 मोड दिया है, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड। तो अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द 3 रीजन, नेमली अभी मैंने बताया एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन। तो इन एक्टिव रीजन द कलेक्टर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एमिटर करंट। तो एक्टिव रीजन में जो है आपका है, इस रीजन में आप देख सकते हैं, इस रीजन में ये जो रीजन बना हुआ है ये वाला, ठीक है। इन एक्टिव रीजन द कलेक्टर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एमिटर करंट। एमिटर करंट इंक्रीजेज स्लोली फॉर द इंक्रीज इन VCB in active region, hence in active region the curve are nearly flat. If VCB become negative the collector base junction is set up in forward bias. जैसे आप VCB को निगेटिव करोगे तो कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और इस वजह से ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन में चला जाएगा, ठीक है। और इन सैचुरेशन रीजन कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस, स्मॉल इंक्रीज इन VCB रिजल्ट इन लार्ज इंक्रीज इन कलेक्टर करंट। इफ I is made 0 द कलेक्टर करंट इज नॉट 0, इट हैज ए स्मॉल वैल्यू, इसी को कहते हैं लीकेज करंट, ICVO से डिनोट करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और द डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट बाय RO बराबर डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा IC। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट अब इसमें भी हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बीच में देखेंगे क्या है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। और को देखो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे स्टूडेंट तो हमारा देखो इस तरह से होगा, एरो यहाँ लगा है तो ये हमारा एमिटर हो गया, ये हमारा दूसरा बेस हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया। एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर, एमिटर कॉमन लेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ से जब देखेंगे तो जो इनपुट करंट होगा IB होगा और आउटपुट करंट हमारा होगा IC। इनपुट वोल्टेज होगा VEB, यहाँ देखोगे इनपुट वोल्टेज होगा VEB और आउटपुट वोल्टेज होगा VCB। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिलेट द इनपुट करंट दैट इज IB एंड बेस टू एमिटर वोल्टेज VEB कीपिंग कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज कांस्टेंट। याद कर लीजिएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज होगा VCE और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। तो इसका जो आप देखोगे, देखो ये इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में भी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट अरेंजमेंट शो इन फिगर, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा हो गया, सो देख लो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट दैट इज IB और कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट के बीच में प्लॉट किया गया है और तुम्हारा ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसमें देखो बताया गया DC लोड लाइन क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ DC लोड लाइन वी कैन ईजिली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्पलीफायर सर्किट। DC लोड लाइन के हेल्प से हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्पलीफायर सर्किट हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि कैसे DC लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए देखो बेसिक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिया हुआ है और आउटपुट पर देखो KVL लगाया हुआ है। आउटपुट पे जब आउटपुट पे यहाँ KVL लगाओगे ना, यहाँ पे आउटपुट जब KVL लगाओगे तो VCC बराबर ICRC प्लस VCE होगा, या ICRC बराबर लिख सकते हो माइनस VCE प्लस VCC, या IC बराबर लिख सकते हो -1 अपॉन RC VCE प्लस VCC अपॉन RC। अब दिस द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम लोग इसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो y बराबर जब mx प्लस c करोगे ना, यहाँ पे देखो y, इसको मान लो y बराबर mx प्लस c।
तो m बराबर तुम्हारा आ जाएगा -1/RC, और c जो स्लोप होगा वो आएगा VCC/RC। तो जब इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर। ठीक है, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा, और इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जो जीरो सिग्नल वैल्यू दैट इज नो AC सिग्नल इज अप्लाइड ऑफ कलेक्टर करंट IC एंड कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज VCE इज नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। उसी कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। द जीरो सिग्नल वैल्यू या नो AC सिग्नल इज अप्लाइड। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है ये देखो क्या है ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर इज यूज इन अ वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। द मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज एम्पलीफिकेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है ट्रांजिस्टर का वो है एम्पलीफिकेशन। अब एम्पलीफिकेशन क्या होता है? तो एम्पलीफिकेशन मीन्स टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक इनपुट सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल शेप। तो एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है? तो आपको मालूम है कि स्ट्रेंथ बढ़ाता है इनपुट सिग्नल का। अगर वीक इनपुट सिग्नल है तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ा के उसको सफिशिएंट कर देता है बिना चेंज किए उसके शेप में। ओरिजिनल शेप उसका वही रहेगा। फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन टू थिंग्स आर नेसेसरी। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन टू थिंग्स आर नेसेसरी। पहला, ट्रांजिस्टर मस्ट ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए। फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर मस्ट ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन फॉर एम्पलीफिकेशन इज मस्ट। ठीक है, बिकॉज क्योंकि एम्पलीफिकेशन इज ए लीनियर प्रोसेस एंड ट्रांजिस्टर ऑपरेट लीनियरली ओनली इन एक्टिव रीजन। ठीक है। सेकेंडली, वी शुड गेट अ फिक्स्ड DC कलेक्टर करंट एट अ फिक्स्ड DC कलेक्टर वोल्टेज। हमको एक फिक्स्ड कलेक्टर करंट मिलना चाहिए। वी शुड गेट अ फिक्स्ड DC कलेक्टर करंट किसी भी एक फिक्स्ड DC कलेक्टर वोल्टेज पे। दीज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ DC कलेक्टर करंट एंड DC कलेक्टर वोल्टेज आर एक्सप्रेस बाय टर्म कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। द सर्किट यूज फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग और कॉल्ड बायसिंग सर्किट। अब बायस स्टेबलाइजेशन देखो क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बायस स्टेबलाइजेशन? तो अभी आपने देखा कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्या है। तो उसके लिए दो चीज़ मस्ट है कि पहला, एक तो हमको ट्रांजिस्टर मस्ट ऑपरेट इन एक्टिव मोड, और दूसरा हमको एक फिक्स्ड DC कलेक्टर करंट मिले एट अ फिक्स्ड DC कलेक्टर वोल्टेज। और इसी फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। बायस स्टेबलाइजेशन क्या है? We know that for a proper operation of transistor, the operating point should be properly fixed. जैसा कि हमको मालूम है कि प्रॉपर ऑपरेशन ट्रांजिस्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो प्रॉपरली फिक्स्ड होना चाहिए। However, only the fixing of operating point is not sufficient. केवल फिक्स करने से नहीं होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट मस्ट रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द ऑपरेशन वेयर इट वॉज फिक्स्ड ओरिजिनली। ठीक है, प्रॉपर ऑपरेशन ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट को प्रॉपरली फिक्स्ड होना चाहिए, और केवल फिक्स करने से नहीं हो जाता है। ऑपरेटिंग पॉइंट थ्रू आउट द ऑपरेशन वहाँ पर होना चाहिए। तो द टाइप ऑफ शिफ्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट मे ड्राइव द ट्रांजिस्टर इनटू एन अनवांटेड रीजन। अब ऑपरेटिंग पॉइंट अगर वहाँ से चेंज होगा, वहाँ से शिफ्ट होगा, तो ट्रांजिस्टर को अनवांटेड रीजन में जा सकता है। ठीक है, और भी सारे रीजन है। ठीक है, तो मेनली हमको एक्टिव मोड में ही काम कराना हो सकता है, सैचुरेशन में चल जाए, कट ऑफ में चल जाए। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या स्टूडेंट, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट while keeping the common emitter current gain beta and base current IB as constant। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट while keeping common emitter current gain beta and base current IB as a constant। मैथमेटिकली स्टेबिलिटी फैक्टर जो है DIC अपॉन DICO। तो हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होगी, पुअर इज़ द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ना, उतना पुअर माना जाएगा उसका स्टेबिलिटी। वेयर एज लोअर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, गुड इज़ द स्टेबिलिटी। क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट।
और हम चाहेंगे कि कलेक्टर करंट की वैल्यू कम से कम वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर बताया है, सिंस द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर, ये आपको मालूम है IC बराबर बीटा IB और प्लस 1 प्लस बीटा ICO। हेयर IC इज़ द कलेक्टर करंट, IB इज़ द बेस करंट, IC इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड बीटा इज़ द कॉमन एमिटर करंट। अब डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू IC, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू IC, तो आपका आएगा 1 इज इक्वल टू DIC अपॉन बीटा IB और DIC अपॉन 1 प्लस बीटा ICO। और बीटा चूँकि कांस्टेंट है तो 1 बराबर बीटा बाहर लेंगे तो DIB अपॉन DIC और 1 प्लस बीटा भी बाहर चला जाएगा तो DICO अपॉन DIC, और तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन S। और इसी को जब सॉल्व करोगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो तुम्हारा आ जाएगा इस बराबर 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक बार डेरिवेशन देख लो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बायस स्टेबलाइजेशन इज ऑफ utmost importance to improve the stability factor। रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग सर्किट देखो क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग सर्किट में क्या है, ए बायसिंग सर्किट मस्ट सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। जो बायसिंग सर्किट होता है वो ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करता है इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। ए बायसिंग सर्किट मस्ट स्टेबलाइज द कलेक्टर करंट अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन। जो बायसिंग सर्किट होता है स्टेबलाइज करता है कलेक्टर करंट अगेंस्ट द टेम्परेचर वेरिएशन। और तीसरा, बायसिंग सर्किट मस्ट इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर पैरामीटर सच एज बीटा। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग सर्किट क्या है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंट बायसिंग है, फिक्स बायस, कलेक्टर टू बेस बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस, सेल्फ बायस। ठीक है, फिलहाल हमारे सिलेबस में यही तक है, बायसिंग सर्किट तक ही, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोगों ने स्टूडेंट क्या क्या देखा, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें हम लोगों ने देखा यहाँ से बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर में। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ बेसिक देखा कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर, व्हाट इज़ हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। तो डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डी एंड बेल लैबोरेटरी यूएस इन 1951। जनरेशन देखा तो वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर IC आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। ट्रांजिस्टर में देखा कि व्हेन DC वोल्टेज आ रहे कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायसिंग। इसमें 2 जंक्शन होता है, नेमली एमिटर बेस्ड जंक्शन, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो 4 पॉसिबल वे हो गया। एक्टिव रीजन क्या है ये बताया गया, सैचुरेशन क्या है ये बताया गया, कट ऑफ बताया गया, इन्वर्टेड बताया गया। इसको देख लेना एक बार, ये चारों बता देगा कि किस तरह से होता है। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर भी हम लोगों ने देखा किस तरह से वर्किंग करता है, ये एक बार देख लीजिएगा। ये रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा एंड बीटा वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आ सकता है। और साथ ही साथ गामा के बीच में भी रिलेशन। उसके बाद ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला फिगर तो जरूर बनाएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला फिगर जरूर बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बनाएगा, 10 नंबर में आ सकता है ये। सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी बनाइएगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजिस्टर आ सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन करके आएगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से देख लीजिएगा ये। ठीक है।
उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से ये डीसी लोड लाइन क्या है ये बनाना, ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या है, बाइस स्टेबलाइजेशन क्या है, और रिक्वायरमेंट ऑफ बाइसिंग सर्किट, इतनी सारी चीज़ें आप देख लीजिए।